नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में सालों पहले एक बेटी के साथ हुए निर्भया कांड को देश अभी तक भूला नहीं है, लेकिन इसी बीच मुंबई में भी एक ऐसी ही दरिंदगी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मुंबई के साकिनाका इलाके में 32 साल की एक महिला के साथ एक हैवान पहले रेप करता है और फिर ऐसी बर्बरता करता है कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। सवाल है कि आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी हैवानियत होती रहेगी? आखिर देश में और कितनी निर्भया कांड होंगे? क्या देश की बेटियों के लिए सिर्फ फंड बनेंगे या फिर सियासत की मार के चलते उनकी सुरक्षा के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बर्बर रेप कांड से दहली मुंबई, दरिंदे ने हैवानियत की हदें पार की। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला। मुंबई की निर्भया हार गई जिंदगी की जंग। सीसीटीवी में कैद हैवानियत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। रात के 3:कुछ का वक्त है। मुंबई की एक रोड के किनारे यह दरिंदा महिला पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मुंबई के इस दरिंदे ने 32 साल की महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी की भी रूह कांप जाए। कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक यह दरिंदा काफी देर तक महिला के साथ इसी तरह वहशीपन के साथ वार करता रहा। इस दरिंदे ने महिला के साथ रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया। खून से लथपथ महिला को यह दरिंदा एक टेम्पो में फेंक कर भाग गया। राहगीरों ने पुलिस को खबर की। इसके बाद बेहद गंभीर हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया। कई घंटे तक ये मौत से जूझती रही। आखिरकार इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गाड़ी वहां पे पहुंची, ऑफिसर वहां पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि टेम्पो के अंदर में एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। बिना किसी वक्त का वेस्ट करते हुए उन्होंने तुरंत उसी टेम्पो को राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे उन्होंने राजावाड़ी हॉस्पिटल में इस महिला को एडमिट किया। साकिनाका रेप मामले में 32 साल की महिला ने आज दम तोड़ लिया। लगभग 24 घंटे से ज्यादा वो मौत के साथ लड़ती रही, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी, आज सवेरे मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है 45 साल के मोहन चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में एक ही आरोपी है और इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें क्रूरता की सारे हदें पार करता हुआ ये आरोपी दिख रहा है। 32 साल की महिला की हालत बेहद गंभीर थी। उनकी कुछ सर्जरी भी की गई, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था। आखिरकार करीब 12 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अस्पताल जाकर पीड़िता के बारे में जानकारी ली थी। नागरिकों ने फोन किया, वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था। उसकी आंतड़ी क्या बोलते उसको, वो सब बाहर आई थी। ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बीजेपी ने 3 घटनाओं का हवाला देकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दरिंदगी के आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है।
इसमें वो महिला को टेम्पो में फेंक कर 7 मिनट तक वहां रहा और फिर फरार हो गया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महिला सुरक्षा को लेकर बातें बड़ी बड़ी होती हैं। निर्भया कांड के बाद इस देश में निर्भया फंड बना, लेकिन राज्य सरकारें उस फंड को खर्च करने में भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। मुंबई के इस कांड ने इस देश में एक बार फिर से 2012 के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बार बार इस तरह की तस्वीर इस देश में क्यों बनती रहेगी, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या चौहान स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं पीके जैन जो कि फॉर्मर एडीजी हैं महाराष्ट्र के। लेकिन सबसे पहले आनंद दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है वहां पर, लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप है महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल रही है आपकी सरकार और बीते 1 महीनों में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं महाराष्ट्र में। क्या बोलेंगे इस पर आप? चित्रा जी, आज आपको प्रणाम करने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं, अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज मन बहुत दुखी है, मन खिन्न है। जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि एक तरफ हमारा शहर, हमारा राज्य गणपति बप्पा मोरिया का उत्सव मना रहा है, त्योहार मना रहा है, लेकिन उसी समय जब ऐसी घटना सामने आती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। यह घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी राज्य, किसी शहर, किसी देश में नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। आप ये बताइए, सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? मेरी बात सुनिए। देखिए, जैसे ये घटना घटी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले जी को आदेश दिया है कि इस केस में चार्जशीट जल्दी हो उतना जल्दी आप चार्जशीट बनाएं, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और फांसी के अलावा कोई विकल्प नहीं, फांसी एकमात्र इसकी सजा होगी, इसके नीचे कोई सजा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चित्रा जी, आप देखिए, तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पूरे मामले की सुनवाई होगी। एक बार जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी, राज्य सरकार ने तो त्वरित कार्रवाई की है पूरे मामले पर, वो बता रहे हैं। मुंबई की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और मृत्यु दंड के प्रावधान के लिए हर संभव प्रयत्न करना ये राज्य का दायित्व है, कोई उपकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप साकी नाका जिस जगह पर यह घटना हुई, बहुत ही भीड़ भरा इलाका है। सबसे व्यस्त इलाके जो मुंबई शहर के हैं उनमें से एक व्यस्ततम इलाके में से साकी नाका आता है। ऐसे व्यस्त इलाके में एक महिला पर बलात्कार किया जाता है, निर्ममता पूर्वक किया जाता है, उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। यह साहस किसी अपराधी को कहां से आता है? जितना गणेश भक्तों पर सख्ती की जा रही है उतनी ही सख्ती यदि आप अपराधियों पर करते। चूंकि मुंबई पुलिस का जो दबदबा था, 100 करोड़ की वसूली का दायित्व जब आप एक सब इंस्पेक्टर पर दे देते हैं और उसके बाद गृह मंत्री जो है वो पूरी तरह से पूरी सरकार उसका समर्थन करके ऐसे 100 करोड़ की वसूली कराने वाले गृह मंत्री को बचाने में अपना सारा जो है स्वाभिमान लगा दे, इसी को स्वाभिमान समझ बैठे, ऐसी जब स्थिति हो, महाराष्ट्र में बलात्कार तो मुंबई में पहला नहीं। और मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि 24/7 आप कभी भी शहर के किसी भी इलाके में यहाँ महिलाएं निर्भय होकर जा आ सकती हैं। सबसे अधिक मेरी बेटियां हैं, हम दिल्ली होते हैं, हमें विश्वास होता है कि मुंबई शहर में मेरी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन साकी नाका जैसे व्यस्त इलाके में एक दलित महिला के साथ जिस तरह का नृशंसता की जाती है और उसके बाद आप इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि साहब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। आप इस बात की चिंता क्यों नहीं करते कि अपराधी का इतना जो है उसकी हिम्मत कैसे बढ़ती कि एक व्यस्त इलाके में, कोई सुनसान इलाके में नहीं हुआ है। ठीक है, जो घटना हुई है वो साकी नाका जैसे मुंबई के जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये बनाकर, वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चित्रा जी, दुख तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी हर मामले में राजनीति करती है। आप देखिए कि मुंबई पुलिस की तारीफ पूरे विश्व में होती है। जब जब हमारे शहर पे कोई संकट आता है मुंबई पुलिस तत्परता करती है। मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम बंद करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि इसको किसी राज्य, किसी धर्म, किसी जाति से मत जोड़िए। बलात्कार केवल बलात्कार होता है, मानवता शर्मसार होती है। हमारी माताओं
और बहनों की सुरक्षा, माताओं और बहनों की सुरक्षा का दायित्व हमारी सरकार ने उठा रखी है। हम इसकी जवाबदेही करते हैं। हमारा मन खिन्न है, हमारा मन खिन्न है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए चित्रा जी बता दूं कि 2018 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर 15 मिनट में हमारे देश में एक बलात्कार होता है। ये घटनाएं कब रुकेंगी? ये मानवता पर जो हमले हो रहे हैं ये कब रुकेंगे? इसके लिए कोई कानून कब बनेगा? अरे आनंद दुबे जी, यहाँ पर आप सवाल उठाने के लिए थोड़े ना बैठे हुए हैं कि कब बनेंगी बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून, कब खर्च किए जाएंगे फंड। आपकी सरकार है, आपको जवाब देना चाहिए। विद्या चौहान जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, वो महिलाएं जरा समझ गए। मैं आपकी बात, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार विद्या जी एनसीपी की सीनियर लीडर है हमारे साथ, प्लीज उनको बोलने दीजिए। लौट रही हूँ आनंद दुबे आपके पास। विद्या जी, सीधा सा सवाल है, अगर इस तरह की घटनाएं मुंबई जैसे शहर में होंगी, जिसके बारे में जो प्रेम शुक्ला ने भी जिक्र किया है कि 24 घंटे 7 दिन जहां की जिंदगी हमेशा जीवित रहती है, भीड़ रहती है, वहां पर कोई ऐसा मुंबई का इलाका नहीं होता है जहां पर चहल पहल आधी रात को भी नहीं देखी जाती हो। अगर वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो पलटकर पूछा जाएगा राज्य सरकार से कि कहां गए आप लोगों के दावे जो बेटियों की सुरक्षा के लिए आप लोगों की ओर से गिनाए जाते हैं। शुक्ला जी, इनको मैं कहने वाली हूं कि मुंबई सुरक्षित शहर है और सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि 9 तारीख को रात को 3:20 यानी सुबह 3:20 बजे इस तरह से जो इंसिडेंट्स हुआ है, कमिश्नर साहब ने इसकी जानकारी दी है कि एक टेम्पो में जो वो औरत को वह पाई गई, तो उसी वक्त 10 मिनट के अंदर वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उसको हिलाया तक नहीं, वही गाड़ी से पुलिस ने ड्राइव करके उसको अस्पताल में पहुंचाया। तो इसमें रात को मुंबई में भी सुनसान एरिया में इस तरह से ट्रक या टेम्पो में कोई अगर बलात्कार करता है तो ये बलात्कारी को पकड़ने का काम भी हुआ है। शक्ति मिल के बलात्कार में भी 48 आवर्स में सारे गुंडे पकड़े गए थे। मुंबई में अतिरेकी हमला हुआ था, मुंबई पुलिस ने अपना कार्य पूरा किया था, लेकिन ऐसे मुंबई पुलिस को भी बदनाम करने का काम केंद्र शासन कर रही है। 100 करोड़ वसूली ये बीच में जो बोल रहे हैं, ये चर्चा में आए हैं, झगड़ा करने को आए हैं। इतना सीरियस मैटर है। हम महिलाओं को, हम सब लोग संतप्त है कि इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे देश में हो, चाहे किधर भी, कठुआ का रेप हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो। रेप हर महिला पे होता है, अत्याचार होता है हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे औरतों के ऊपर, और ऊपर से आप राजनीति कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकार का भी है कि जो भी गुनाहगार है उनको तुरंत सजा होनी चाहिए। ये आप राजनीति मत कीजिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। जब आपको पूछा जाएगा तब आप पूछ सकते। साकी नाका में व्यस्त इलाके में जब ये बलात्कार हुआ है, तब आप बोलिए। ये राज्य प्रशासन ने पुलिस को जिस तरह से महकमे को बेच रखा है, नीलामी रखी है पदों की, जिस तरह से वसूली वाली सरकार चल रही है, उसका दुष्परिणाम है। तो मुंबई पुलिस के मनोबल का खच्चीकरण हुआ है। आप तो सुनने को तैयार नहीं। भाषा की बेशर्मी आप और कर रही है। चित्रा दीदी, भाषा की बेशर्मी आप कर रही है। उनको चुप कराइए ना। आपने मुझसे सवाल किया है, उनको किया है, मत बोलिए, वो उनको सवाल किया है, मुझे नहीं, ठीक है, एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन चूंकि रेप और उस महिला के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है, थोड़ी सी संवेदनशीलता की उम्मीदें मैं आप तमाम मेहमानों से कर रही हूँ। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। लेकिन विद्या चौहान जी, आपकी बात सही है, आप महिलाएं, ठीक है, शुक्ला जी को भी मैं बोल रही हूँ, मैं सभी से गुजारिश कर रही हूँ, लेकिन सवाल तो राज्य सरकार से ही पूछा जाएगा ना। क्यों बीच में? अगर मैम आप सुनिए, अगर एक लड़की का रेप होता है, उसके बाद बर्बरता की जाती है, रॉड वाली घटना जिसका जिक्र मैं अपने मुंह से नहीं कर सकती, इस तरह की बर्बरता हुई है उस बच्ची के साथ, और उसके बाद हम लोग कहें कि नहीं तुरंत आरोपी को पकड़ लेने से क्या होता है मैडम? क्या बच्ची आज हमारे बीच जिंदा है? कोई भी लड़की अपनी जान रेप के कारण क्यों गवाए? उसके साथ जो बर्बरता हुई है उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? अगर मुंबई इतनी सुरक्षित है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हुई वहां पर? ये देखिए, इसकी जड़ तक जाना चाहिए। देखिए, कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का दोष करके और पुलिस को दोषी करके ये होगा नहीं। ये ऐसी इंसिडेंट्स क्यों बढ़ती है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं माध्यम भी जिम्मेदार है ना। जो चैनल है, सोशल मीडिया है, हिंदी सिनेमा है, अत्याचार है, वायलेंस है, ये जो आप न बोलते हुए भी आपके चैनल के ऊपर 4 बार ये दिखाया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में ये डाल दिया, वो डाल दिया। वो क्यों दिखाते हैं आप? मत दिखाइए ऐसा, और लोग प्रेरित हो जाते हैं। ये अत्याचार, अन्याय की घटना, ये देखिए, आप महिला हैं,
ज्यादा सीनियर भी हैं, देखा जाता है, आपकी पूरी इज्जत करते हैं, लोगों को अत्याचार। हम एक्सपोज करते हैं सरकारों को। अगर हम नहीं बताएंगे तो राज्य सरकारें कभी इस बात को सामने नहीं आने देंगी। एक महिला के साथ बर्बरता हुई है, उस महिला के साथ क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई, और आप कह रही चैनल नहीं दिखाएं। इस तरह की बर्बरता के लिए सोशल मीडिया और चैनल जिम्मेदार हैं, और राज्य सरकार बहुत पाक साफ है मैडम। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विद्या जी, आप खुद एक महिला हैं, आप इस तरह की बातें बोल रही हैं। आप जरा सोचिए उसके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो सीसीटीवी फुटेज, एक सेकंड मैम, अगर आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा होता तो आप इस तरह की जुबान कभी नहीं बोलती। कितना वहशीपन है उस वीडियो में, देखिए आप, कितना डर लगता है उसको देखकर। और आप कह रही हैं कि वीडियो नहीं दिखाया जाए, नहीं बताया जाए कि मुंबई जैसी जगह पर इस तरह की वारदात हो रही है। कैसी बातें कर रही हैं विद्या जी आप मुझे बोलने देंगे? बोलने के लिए बुलाए हैं मैडम, बोलने के लिए बुलाए हैं, बट आप राज्य सरकार की कमियों का ठीकरा चैनल पर छोड़ेंगी तो मैं पलट के पूछूंगी ना आपसे सवाल मैम। देखिए, राज्य सरकार को आप बार बार में बीच में बताइए, राज्य सरकार का यहाँ सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार ने जो काम करना है करेंगे। पुलिस है, किसी भी महिला के साथ अत्याचार हो, पुलिस तो वो करने वाली है काम, उसमें राजनीति की बात ही नहीं है। जो भी गुनहगार होगा उसको तो सजा होगी, और राज्य शासन जो करना है वो करेगा। कोई इधर कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर अत्याचार करो, किसी के ऊपर मत करो। इस तरह से आप इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकती। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिनेमाओं में और जो गलत सलत जो खून खराबा दिखाया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार दिखाया जाते हैं, इसका कहीं ना कहीं परिणाम होता है। इस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट में इस तरह से रॉड डाला गया है, ये डाला गया है, दिल्ली से ये शुरू हो गया है। ये क्यों लोगों के दिमाग में जाता है? यूं ये उच्चार भी हम लोगों ने बार बार नहीं करना चाहिए कि इस तरह से अत्याचार हुए। ये अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती है, इसका अगर अपने कुछ सोल्यूशन निकलना है तो सब लोगों ने एक साथ बैठ के ये करना चाहिए कि आजकल के जमाने में इतना हिंसाचार क्यों बढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा है निर्भया में भी माइनर छोटे 15, 13 साल, 14 साल, 18 साल के बच्चे रेप के क्यों इंसिडेंट्स होते हैं। सोशल मीडिया में लोग क्या देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्या देखते हैं। आज को आपने देखा है कोरोना के पीरियड लगाइए ना रोक, किसने मना किया है? तो यहाँ पर अगर इस तरह के वीडियोस हैं तो लगाइए रोक। राज्य सरकार ही पहले पहल कर दे कि नहीं दिखाया जाएगा महाराष्ट्र में, और मुंबई तो जड़ है जहां पर ये सारी चीजें बनती है मैम। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं, तो आप मना कीजिए कि नहीं दिखाया जाए कोई भी हिस्सा हो देश का। अगर लग रहा है कि किसी भी वीडियो से अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है तो बंद कीजिए, देश का कोई भी हिस्सा हो। लेकिन पीके जैन साहब, क्या सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं उसके कारण ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं? बंद करने से कुछ होता नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीजें चित्रा जी जवाबदार हैं। सोशल मीडिया भी अपनी जगह पे जवाबदार है। जो आजकल का कंटेंट आ रहा है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो सिनेमाज में हो, चाहे वो गेम्स बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, उसमें वायलेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस इतने ज्यादा दिखाए जाते हैं। और बच्चे छोटी, मतलब एक 6-7 साल की उम्र से बच्चे वो गेम्स खेलना शुरू करते हैं, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। उसके बाद में जो हमारा सोशल माहौल है वो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। हम बच्चों को जिम्मेदार होना शायद सिखाते नहीं। तो वो जो एक नारी को जो दुर्बल के तौर पे देखा जाता है और उसके ऊपर हमारा अधिकार है, ये जो उनके मन में एक भावना आ जाती है, क्योंकि हम लड़कियों को प्राथम्य नहीं देते, हम प्राधान्य देते हैं लड़कों को घर में। तो ये बहुत सारी चीजें जिम्मेदारी कई जगह पे है इसकी। विद्या जी ने बहुत सही बोला कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या प्रशासन के ऊपर नहीं डाली जा सकती। ये पर्टिकुलर क्राइम है, ये क्राइम ऑफ पैशन है। मुंबई में वैसे मुंबई पुलिस काफी चौकस रहती है, खासतौर पे गणपति के दिनों में या इस तरह का कोई भी फेस्टिवल सीजन हो तो पुलिस काफी चौकन्नी रहती है। इसलिए इस केस में बजाय किसी गाड़ी की वेट करते हुए उन्होंने इमीडिएटली उस लेडी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अब मैं तो एक पुलिस अधिकारी के नाते यही कहूंगा कि अपराध हुआ, अपराध कभी भी बंद नहीं हुए, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो शिवसेना की हो या कांग्रेस की हो या एनसीपी की हो, सरकार कोई भी हो, इस तरह के अपराध पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो आरोपी को इमीडिएटली पकड़ना, उसको चार्जशीट करना और सजा देना। अब मैं देखता हूं कि बहुत सारे केस में 5-5 साल की बच्ची के ऊपर रेप हुआ और कोर्ट ने सिर्फ 2-3 साल की सजा दे दी, 7 साल की सजा दे दी। ऐसे आदमी को और ऐसे आरोपी को जो इस तरह के जघन्य अपराध करता है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पैडल हो जाता है, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के लेवल पे हो, चाहे वो कोर्ट्स के लेवल पे हो। अगर ये एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इस तरह के केसेस में दी जाए तो एक व्यक्ति को सजा मिलती है, 100 लोग उससे सीख लेते हैं
कि अगर हम इस तरह का कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर इसी तरह से कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक विभाग की फेलियर नहीं है, किए जा रहे हैं ना पीके जैन जी, यही तो बात है कि राज्य सरकार और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से कितनी भी बचे, लेकिन पलटकर सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि बार बार इसी दावे के साथ कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, मेरी सरकार रहेगी तो महिलाओं के हितों का ये ख्याल, इसी वादे के साथ सरकार में आती हैं ये तमाम सरकारें जो किसी भी पार्टी की हों। लेकिन जब बात इस तरह की घटनाओं के सामने आती है तो अपना पल्ला वो कैसे झाड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, पीके जैन साहब का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, तो इकबाल कायम कर पाने में कोई भी सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाई अब तक? नहीं, देखिए, दरअसल सरकारें जब अच्छे से काम कर रही होती हैं तो पुलिस बल पर भी उसका प्रभाव होता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने में डीजीपी एक नहीं ढूंढा जा सका है। पुलिस महानिदेशक के पद पर एक स्थायी व्यक्ति बैठे, यह निर्णय भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं ले पाई है। मुंबई पुलिस में भी जिस तरह की तबादलों वाली स्थिति है बहुत भयंकर है, और ऐसे ऐसे लोग मुंबई में तबादले करके पुलिस अधिकारी लाए जाने जिससे पुलिस का पूरा नेटवर्क टूटा पड़ा हुआ है। मुंबई की पुलिस हतोत्साहित है। मैंने बताया, वरुण सरदेसाई उद्धव ठाकरे जी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने जुहू में सार्वजनिक तौर पर पुलिस वालों को गालियां दी, उसकी एफआईआर लिखाई गई, आज तक कार्रवाई नहीं की जा सकी। साहब, अगर पुलिस को इस तरह से गालियां दी जाएंगी तो उसका मनोबल नहीं टूटेगा। पुलिस का मनोबल, आप एंटीलिया जैसा कांड पुलिस कर दे रही है, तो आप पुलिस को क्या कहें? उसकी मैं स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना करता रहा हूं, मैं एक पत्रकार रहा हूं, लेकिन जो एंटीलिया कांड हुआ, उस एंटीलिया कांड के बाद क्या सवाल नहीं पूछा जाए राज्य सरकार से? 100 करोड़ रुपए का अगर आरोप लगे तो क्या पूछा नहीं जाए सरकार से? पुलिस में इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया है जिसके कारण इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। बार बार बीजेपी यही कह रही है। विद्या जी, देखिए, बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी को सिर्फ राजनीति जानती है। महाआघाड़ी का सरकार न टिक पाए इसके लिए उनके प्रयास है। अभी मैं उनको याद दिलाती हूँ, मुंबई पुलिस जो है ना वो एकदम अच्छे पुलिस है और अच्छा काम करते हैं। जब से अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने पकड़ा तब से मुंबई पुलिस को केंद्र सरकार ने इस तरह से अपमानित किया है कि हर बार वो अपने उधर से दिल्ली से केंद्रीय तपास यंत्रणा भेज देती है। जो मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर, जो अतिरेकी हमला हुआ था, उसमें से जिंदा अतिरेकी पकड़ने का काम मुंबई पुलिस ने किया था। शक्ति मिल में जब रेप हुआ था 48 आवर्स में ऐसे लोगों को सब जो भाग गए थे यूपी तक, सबको पकड़ के लाया था। उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार के ऊपर तुरंत आरोपी को पकड़ा था। कल जो आरोपी उनको सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें से उन्होंने 10 मिनट के अंदर ये सब सीसीटीवी फुटेज लेके ये आरोपी को 2 घंटे में पकड़ा है। ये सब कमिश्नर ने जानकारी दी है। तो ये बार बार मुंबई पुलिस को ये करना ये बराबर नहीं है, लेकिन वो भाजपा ये काम कर रही है। इसका पहले तो मैं निषेध करती हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब रेप जैसी इंसिडेंट्स होता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना मतभेद ये करके ये इस तरह से क्या व्यस्ततम जंक्शन है, उस व्यस्ततम जंक्शन पर रेप की घटना हो जाए, मैं सवाल पूछने का अधिकारी नहीं हूँ। एंटीलिया पर विस्फोटक प्लांट करके एक्सटोर्शन का प्लान करने वाले अधिकारी का मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में प्रशस्ति पत्र बांटे, और मैंने प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम तभी मुद्दों पर इधर उधर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है सभी से गुजारिश है, देखिए, एक महिला के साथ जघन्य रेप और उसके बाद बर्बरता से उसको मार देने का मामला सामने आया है। हम कम से कम उसके परिवार के प्रति, इस मुद्दे के प्रति अपनी संवेदनशीलता थोड़ी दिखाएं और इसी मुद्दे पर रहें। सीधे विद्या जी अब आपके पास आते हुए, उसके बाद जैन साहब मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या जी बताइए, फिर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी? अगर आपका कहना है कि सोशल मीडिया और तमाम दूसरे माध्यम इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो आप बताइए कि इस पर रोक फिर लगाइए आप लोग, लेकिन खबर तो दिखाई जाएगी ना। अगर फेल्योर दिखेगा सरकारों का तो बताया जाएगा कि मुंबई जैसी जगह पर एक 32 साल की लड़की के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि रॉड से, और उसके बाद तमाम जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद बारे में बताने पर भी रूह कांप जाती है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। चित्रा जी, मुझे पूरी करने दीजिए बात। जो आप बोल रही है कि सबके ऊपर बंदी लाई है, मीडिया ये दिखाता है, माध्यम ये दिखाते हैं, मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हम सब लोगों ने ये सोचना चाहिए कि पहले भी हिंदी सिनेमाओं में अत्याचार दिखाते कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ तो वो सिंबॉलिक दिखाते थे।
कुछ भाई लाइटेन है, ये है, टूट गया, शीशा टूट गया, इस तरह से दिखाते थे। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता नहीं थी। जो होता है वो बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर किस तरह से होता था, इसकी मैं आपको जानकारी दे रही थी। अभी शुक्ला जी बता रहे कि साकिना का इतना भीड़ भाड़ एरिया, आपने पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपको जानकारी नहीं मिली। रात को 3-30 बजे कोई टेम्पो में जाके एक महिला के ऊपर अत्याचार करता है, तो वो मुंबई शहर ऐसा नहीं कि पूरा क्राउडेड दिन भर रहता है तो रात भर भी क्राउडेड रहता है, क्राउड कम रहता है, लेकिन साकिनाका का एरिया में एक टेम्पो में ऐसा अत्याचार हुआ, ये घटना हुई। अभी मैं शुक्ला जी को पूछना चाहती हूँ कि कठुआ में जो 9 या 10 साल के बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ था, मंदिर में जाके अत्याचार हुआ था, उन्नाव में आपके भाजपा के आमदार ने अत्याचार किया था, वो उसके पिता को भी मार डाला, उसके रिलेटिव। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी विद्या जी, खासतौर से आपके साथ इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मुंबई में इस तरह का मामला सामने आया है और सिनेमा पर दोष मढ़कर राज्य सरकार के ऊपर जो सवाल उठेंगे उससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। अगर बार बार सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे किए जाएंगे तो आपसे पलटकर पूछा जाएगा कि मुंबई में फिर दिल्ली जैसे निर्भया का मामला सामने क्यों आया है, और दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बने इसके लिए कामकाज भी और सरकार का इकबाल भी आपको ही कायम करना होगा। सेफ सिटी इंडेक्स में 2021 देश में दूसरी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मुंबई जैसे शहर में एक लड़की के साथ रेप और उसके बाद रॉड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हर कोई सन्न है। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में इसी तरह से निर्भया इस बर्बरता का शिकार हुई थी, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया था और बिल्कुल उसी तरह से इस महिला की भी जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई और सरकार, पुलिस का कोई इकबाल है या फिर नहीं है। निर्भया फंड बनाया गया ताकि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता को रोका जा सके, लेकिन अब तक उस स्थिति पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पीके जैन जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इस पूरे मामले में एक कमजोर कड़ी वो ये है कि जब महिला को अस्पताल लेकर जाया गया उसकी हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए उसका पूरा बयान दर्ज नहीं हो सका है और जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है वो बेहद धुंधला है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिस तरह की धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं? देखिए, कार्रवाई तो हो चुकी है, जो ऑफेंस दाखिल करने का मामला है, और अभी जो एविडेंस उसके बेसिस पे इकट्ठा करना है, उसमें जो उस महिला के साथ में जो पुलिस कर्मचारी हॉस्पिटल गए, अगर उसने रास्ते में कुछ बोला होगा तो उनका स्टेटमेंट भी काफी मटेरियल हो जाता है। और वो जो सीसीटीवी फुटेज है, धुंधली होने के बावजूद भी उसको टेक्निकली उसको थोड़ा सा साफ करके उसकी इमेजेस क्लियर की जा सकती हैं, तो ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी अभी तक चीजें सामने आई हैं, फिर आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बेसिस पे, और फिर जो छड़ है, लोहे की जो छड़ मिली है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होंगी, आरोपी ने इतना वहां खून बहा, उसके कहीं कपड़ों पे निशान होंगे, जो एक्यूज्ड का जो अगर उसको कोई इंजरी हुई होगी वो महिला की अगर किसी कपड़े पे होगी, या महिला का खून अगर उस आरोपी के कपड़ों पे पाया गया तो वो एक एविडेंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें एविडेंस इकट्ठा करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ईमानदारी के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम करे और एक अच्छी कोहेरेंट चार्जशीट जो है वो कोर्ट में भेजे, ये उससे अपेक्षित है। और वो हो गया तो इस आरोपी को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी हो 10 मिनट के अंदर इसको पकड़ा गया, सारी एविडेंस इकट्ठी की जा सकती है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस आरोपी को सजा होगी ही, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे मामले को नजीर के तौर पर बनाकर देश के सामने रखा जा सकता है ताकि दोबारा किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता नहीं हो? प्रेम शुक्ला जी, इसके पहले पीके जैन साहब ने यह कहा था कि वारदातें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह भी है, निर्भया फंड बना ये कहते हुए कि महिलाओं के साथ बर्बरता रुक जाएगी, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने उस फंड का ठीक तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया है। 2020 के जो आंकड़े बताते हैं, तो पलट के आप लोगों के राज्य को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा में हर एक राज्य सरकार इस तरह के कमजोर क्यों साबित होती है? हर राज्य को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। निर्भया फंड का समग्रता में सदुपयोग होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाओं की जहां सुरक्षा सुनिश्चित थी, ऐसे जगहों पर अगर कोई कोताही हुई है तो उस कोताही की जांच होनी चाहिए। अब जिस तरह से आदरणीय जैन साहब ने कहा, अब इस मामले में सारे सबूत आपके पास हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, आप फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामले को चलाने के लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं,
तो आप तीव्र गति इसमें दंड दिलाएंगे तो बाकी मामलों में भी डिटरेंट होगा, कि बाकी भी अपराधियों को इस बात को लेकर भय होगा कि यदि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाने पर हमारे अपराध पर तीव्र गति से दंड की प्रक्रिया होगी और तीव्रता से दंडित किया जाएगा। तो दंड जो है, जो दंड का प्रावधान होता है, वो दंड का प्रावधान किसी भी अपराधी के मन में डेटरेंट फैक्टर क्रिएट हो, उसको भय लगना चाहिए। अपराधी को जब भय, देखिए इसी मुंबई शहर में एक ऐसा जमाना था कि माफिया की अगर आप एक नई कार खरीदे तो फोन आ जाता था और आपको जो है एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था। मुंबई पुलिस ने एक निश्चय किया और निश्चय करके सारे अपराधियों का सफाया कर दिया। तो उसका मनोबल था। मैं जो बार बार कह रहा हूं, पुलिस के मनोबल को आप गिरने मत दीजिए। कानून एवं व्यवस्था और अपराध अन्वेषण दोनों पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। इसलिए हर शासक से यह अपेक्षा है कि वह अपराध अन्वेषण एवं कानून एवं प्रशासन में पुलिस की जो दक्षता है उसको बेहतर बनाए रखने की दृष्टि से सकारात्मक हस्तक्षेप करे। लेकिन विद्या जी, इसी के साथ जब इस तरह की वारदातों के लिए हम ये कहेंगे कि दरअसल सोशल मीडिया और इस तरह की मूवीज, सिनेमा ये जिम्मेदार हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा इससे? ये मुझसे प्रश्न है। विद्या जी भी बयान का एकदम सरल अर्थ निकाल लेती है। आपको मैं ये बताऊंगी, सुरेंद्र सिंह जी, एसपी सुरेंद्र प्रताप, जो आपके आज तक के जो एसपी सिंह थे, उनकी पत्रकारिता का अभ्यास करेंगे तो आपको मैं क्या कह रही हूँ उसका समझ में आएगा। आजकल जो फिल्मों में हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी माध्यम से, अगर सोशल मीडिया से अत्याचार की घटनाएं, मारा मारी, जला लेना, ये करना, बदला लेना, बदले की भावना, ये अगर बच्चों तक अगर सीखते हैं तो वहीं से सीखते हैं। आज घर में आप देखेंगे तो घर में परिवार छोटा हो गया है, माँ बाप नौकरी के बहाने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों को देखने वाला घर का कोई नहीं है, ना ही दादा दादी है, ना कोई मासी है, ना कोई कुछ है। तो इस तरह से बच्चों की जो परवरिश होनी चाहिए वो ठीक से होती नहीं। इस तरह जो बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया से और हिंदी फिल्मों से इतना मारा होता है कि आजकल बदले की भावना, खून खराबा, रिवेंज लेना, ये जो मानसिकता है, ये इसमें कहीं ना कहीं सब कुछ फिल्मों से होता है, सिनेमा से होता है, परिवार में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, तो राज्य सरकार फिर श्रेय लेने की कोशिश क्यों करती है कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं की सुरक्षा देंगे? इस तरह की बातें चुनावी भाषणों का हिस्सा क्यों होती हैं विद्या जी? राज्य सरकार कोई क्रेडिट नहीं दे रही है, पुलिस कोई क्रेडिट नहीं दे रही है, पुलिस अपना अपना काम कर रही है। सिर्फ आज तक ने ये सीखना चाहिए कि एसपी सिंह की पत्रकारिता जो है वो समझ ले। उसी पत्रकारिता को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं विद्या चव्हाण जी, लेकिन उनकी पत्रकारिता को आपने नहीं सीखा है। इस वजह से आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके उम्र का पूरा सम्मान करते हुए एक महिला की जान चली गई है और आप यहाँ पर बैठकर अगर सिनेमा को दोष देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं किसी परिवार की महिला से बात कर रही हूँ या फिर एनसीपी की प्रवक्ता से बात कर रही हूँ जो वहां पर राज्य सरकार में है। विद्या चव्हाण जी, आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए आप जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उस महिला के साथ कितनी बर्बरता हुई है, आपने क्या हम कल्पना कर सकते हैं? और यहाँ पर पत्रकारिता आप मुझे पढ़ा रही हैं। विद्या जी, किसी और दिन मुझे पत्रकारिता पढ़ा दीजिएगा। अब इस परिवार को बताइए, उस परिवार, वो 45 साल का आदमी है, बर्बरता के वो 45 साल का आदमी है विद्या जी, और वो महिला जिसकी डेथ हुई है वो 32 साल की है विद्या चव्हाण जी। राज्य सरकार में शामिल किसी महिला से इस तरह की भाषा की उम्मीद मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं घर की किसी महिला से नहीं बात कर रही हूँ, मैं एनसीपी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ विद्या चव्हाण जी। घर के लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं कि पिक्चर मत देखो, ये मत देखो, अकेले कोई राज्य सरकार से जुड़ी हुई महिला प्रवक्ता इस तरह की बातें करेंगी और फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए, आप एक महिला हैं, उस परिवार के बारे में सोचिए जरा विद्या चव्हाण जी। हमारे घर के भीतर अगर किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता होती तो हम यहाँ पर पत्रकारिता सिखा रहे होते। नमस्ते, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी पत्रकारिता, मैं आजकल के आज तक की पत्रकारिता समझने की समझ नहीं है मेरी खाली 30-35 साल की उम्र है ना, महिलाओं के लिए अच्छे काम करने में गई है, लेकिन आपसे मैं पत्रकारिता नहीं सीखना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका फर्ज क्या होना चाहिए और आप क्या बोल रहे हैं। आपने यहाँ झगड़ा करने के लिए इकट्ठा नहीं किया है सबको, आपने राजकीय लोगों को, विश्लेषकों को इसलिए जमा किया है कि उनसे कुछ संदेशा लाए,
किस तरह से ऐसे मामले सुलझाना चाहिए, इसके लिए लाया है। एक महिला से इस तरह की उम्मीद विद्या जी मैंने कतई नहीं की थी। मुझे हैरानी भी है और इस बात का दुख भी है। मैं सोच रही हूं कि अगर उस पीड़िता जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके परिवार वाले आपको सुन रहे होंगे, तो 2 शब्द मरहम के लगाने के बजाय आप उसके जख्मों को और ज्यादा कुरीदने का काम कर रही हैं। महिलाओं के साथ अगर बर्बरता होगी तो राज्य सरकार से और वहां की पुलिस से सवाल पूछे जाएंगे कि आप लोग जब बार बार सुरक्षित महिलाओं के होने का दावा करते हैं तो आखिर महिलाएं उस राज्य में फिर सुरक्षित क्यों नहीं होती हैं, और बार बार ये सवाल पूछे जाएंगे। वही हमारी जिम्मेदारी भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। निर्भया जैसा मामला मुंबई में सामने आया है। एक महिला से रेप किया जाता है, बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसको बुरी तरह से जख्मी किया जाता है, और इस पर जब राज्य सरकार से सवाल पूछो तो फिर वहां के प्रवक्ताओं का जवाब होता है कि दरअसल सिनेमा और सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बार बार सुरक्षित मुंबई की दुहाई देने वाली सरकार आखिर इस पूरे मामले में कब चेतेगी, कब पूरी तरह से मुंबई सुरक्षित होगी बेटियों और महिलाओं के लिए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।